मित्रों, राजा भोज ने बताया कि अगर आपकी पत्नी चरित्रहीन निकल जाए तो उसे क्या सज़ा दें, उसके साथ क्या व्यवहार करें जिससे घर का भी मान सम्मान बना रहे। तो आपने पहले भाग में जाना, अब यहाँ जानेंगे दूसरा भाग। दूसरे भाग में आज हम जानेंगे कि वो अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किए, जबकि उनकी 2 रानियाँ थीं, एक रानी चरित्रहीन थी। तो उसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी दोस्तों का एक बार हमारे कहानी के चैनल पर फिर बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा भोज महाराज, हर विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का दृढ़ कर मुकाबला करूंगा। कृपा आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने के लिए पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हों तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मालूम नहीं कितना समय लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा, कल सुबह से आपकी शिक्षा का आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ था एक भयंकर समस्या का सिलसिला जिसे राजा अभी अनजान था। दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता, यानी रट लेता, और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब है, 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ ही साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम काज संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा याद रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात मान रखते हुए हामी भरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपने प्रसन्नता के भाव से मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले आ रहे थे। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट जाग उठा। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई ने राजा भोज को बनने की साधी। नाई से राजा भोज बनना चाह रहा था। अब उसकी साजिश उसके दिमाग में चल रही थी और अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। नाई, महाराज,
मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताओ। राजा भोज: नाई, जो भी बात है खुल कर बताओ। नाई: महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाओ। राजा भोज: बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देख लेते हैं। नाई: महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा भोज: ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर शरीर पर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब, राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज, जो कि तोते के शरीर में है, देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली और बोले, अरे नाई, यह तूने क्या कर दिया? तू तो मेरे शरीर में क्यों आ गया? नाई: महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी थी। राजा भोज गुस्से में: नाई, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई: मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ महाराज। क्या आप समझ रहे हैं जो आपने शरीर में वापस जाऊं? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वह सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा करता तो जान बचाकर भागा और दूर दूर ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। उसकी रोने की इतनी आंसुओं गिरने लगी धार बन गई। इधर नाई, जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियां और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी बिया वन में जंगल में भटकते रहे। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल चलकर पूरा सफर तय किया और राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, तुरंत इनकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेशा सुन दरबार के सभी मंत्रीगण व अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजो, फूल माला, अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। परिणाम स्वरूप हुआ यही, जो भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और, कोई नहीं पहचान पाया। चूंकि नाई राजा के शरीर में समाया था, इसलिए कोई नहीं पहचान पाया। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया।
उनकी खुशी के महल में एक सुंदर दुल्हन की तरह पूरा सजा दिया गया। महल एकदम पूरा जगमगा रहा था। पूरे राज में सूचना पहुंचा दी गई। महाराज अपना जरूरी काम निपटा करके 12 वर्षों बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। चूंकि नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में भी किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं हुई, न तो किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन ने अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, महल की ओर चल लिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां काफी सुंदर छब की नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ नौकरानियों, दासियों, अब तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम 12 वर्षों बाद आए हैं, इतने वर्षों बाद आपके पास वापस लौटे। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कह कर गए थे? राजा बना नाई, रानी, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें आप शोभा नहीं देती इस खुशी के माहौल में। भला 12 वर्षों पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती है। आप आइए, हमारी आरती करिए, हम लोग महल में चलते हैं। सत्यवती, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा कि यह रानी को बहुत ही तेज और उलझी हुई लग रही है। अब यह रानी अपना क्या दिमाग चला रही, लगता है बड़ी बुद्धिमान है। यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुमती के महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी भानुमती के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा भानुमती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में लेकर गई। रानी भानुमती के महल में नाई ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमती को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब वह उसकी जान में एक डर बैठा हुआ था, एक चिंता सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की बात बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक ना आ जाए, ना पहुंचे, कहीं मेरे सारे भेद ना खुल जाए। इस समस्या के निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज को, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियावन जंगल में भटक रहे थे। तो आइए अब एक नजर डालते हैं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा है। तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 99 तोते पहले से रहते थे। 99 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया ही तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देख सारे तोते खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं।
अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने हुए तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। चूंकि राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे, 15वीं विद्या का ज्ञान था, तो वह तोते की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। सारे तोते बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियाँ सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते कि यह तोता बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छा से गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निदान तोता उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था और जान लेता था कि हमारे ऊपर अब समस्या आने वाली है। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिसने इन्हें बन बन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो, महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े दौड़े चले आए। अब जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजाजनों में संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी, बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि राजा को यह क्या हो गया है। राजा को अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ सकते नहीं थे, क्योंकि यह राजा का हुक्म था। पर जो भी हो, जैसे ही यह समाचार प्रजाजन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा है, कोई 2 लेके आ रहा है, कोई 10। जो जितनी संख्या में तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि राजा नाई ने तोते मरवाने का हुक्म दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 99 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते बेचारे डरे सहमे राजा भोज बने तोते पर आशा लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे, कृपया आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 99 तोतों की सुरक्षा का भार था। वो अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी 100 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण एवं कमर पर दारात बांधे और हाथ में बोरा लिए हुए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा था।
उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देख लो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे, सहमे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज ने उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए, देखो, यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह लालच में सारे तोते पकड़ने का ही सोचेगा, जिसके लिए यह हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब, आप सब उतनी गर्दन इस कदर लटका लो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा, वैसी ही आवाज आएगी पट। फिर दूसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। फिर तीसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। फिर चौथे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। पट की आवाज को गिनते रहना है, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे ही पटकता रहेगा, और जैसे ही पट की 100वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना। इससे फायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे, और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोते ने कहा, ठीक है प्रधान जी, और सभी तोते ने पेड़ की टहनियों पर ऐसे ही गर्दन लटकाकर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रसन्न हो जाता, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए। मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और बोरा नीचे रख दिया और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोते नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा, और जैसे ही एक तोता नीचे गिरता आवाज आती पट। सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। राजा की गिनती 99 तक पहुंची गई थी। आवाज की गिनती 99 तक पहुंची गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जो कि बने थे तोता, जिनको शिकारी नीचे पकड़ फेंकने ही वाला था, उन्हें भी नीचे फेंकने ही वाला था। उससे पहले शिकारी का दारा धरती पर गिर गया। अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर्र से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गया राजा भोज, जो कि तोता बने थे। चूंकि राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ में लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया। शिकारी राजा भोज बने तोते को बोला, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने तोते को अपने हाथों में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज़ लगाई? चूंकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था, उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं।
तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी, मैं तुम्हें राजा भोज के पास, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहाँ तुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो, मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी अचंभे में, 10 सोने के सिक्के? तोता, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते के चेहरे पर अब कुछ खुशी के अक्षर नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ, भाई भला मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी, लेकिन यह तोता कहता है मुझे राजा को नहीं अपितु किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ अचंभे में, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है, बहुत ही समझदारी बातें करता है। ठीक है सेठ, ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए, मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरे बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चल गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लगी, धन की वर्षा। सेठ, ठीक है, बता अब मैं क्या करूं? बता अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का भाव दोगुना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरे सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दोगुना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में यह तोता बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसके लिए सभी जरूरत का सामान लाने लगा। दोस्तों, सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता ठीक सलाह देता और कहता कभी भी रुई खरीद लो, और कहता कभी लोहे खरीद लो, कभी चीनी खरीदने को। मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत अथाह पैसा हो गया है। तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई तू उदास क्यों है? बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों से आंसू देखकर सेठ कहा, तोता भाई मुझे माफ कर दे, मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत
मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान जो मुझे खत्म करने के लिए वो बनाया है, नाई बना राजा ने बनाया है। सेठ पूरा किस्सा फुन दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। सेठ कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है। लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। सेठ अपने वचनानुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफ़ी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मामला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूंक फूंक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो करे क्या करे। महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का राजा से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक नौकरानी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम यही नौकरानी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत उस दासी के पास जा पहुंचा। सेठ दासी से, बहन कृपा आप मेरे एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में, क्या रानी सत्यवती से मिलवा दूं? क्या रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वह राह चलते किसी भी ऐरे गैरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सेठ दासी से, आप किसी भी तरह यह समाचार रानी तक पहुंचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले मैं आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्के के नाम से दासी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्यों ना मिलवा देती हूँ, मेरा क्या लग रहा है। दासी, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुँचाऊँगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सोने का सिक्का थमा दिया। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती, ठीक है दासी, उसे हमारे पास लेकर आओ। दासी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट में आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देख उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी दासियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला।
और बोला, महारानी यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता, कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। सेठ ने धीरे से कहा, रानी आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी के सारी दास्तां स्वयं राजा भोज यानी तोता आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को फहराती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज हैं, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज की आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुन उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी ने बोली, रानी बोलती है एकदम सुन पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमानगिरी में ठहरने को कहा। रानी ने बंदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और मेहमानगिरी की ओर चल दिए। अब रानी को राजा भोज तोते ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं है, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो कृपया आप इस समस्या का समाधान भी करिए। दोस्तों, नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज पूरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, राजा भोज जो तोता था, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और न ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना है। रानी सत्यवती, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज जो तोता बना था, अपनी सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बांदी से उसे कहकर नाई के पास संदेशा भेजवाइए जिसमें आप उससे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर उसने योजना के अनुसार एक दासी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज को बने नाई तक एक संदेश भिजवाया जिसमें रानी राजा नाई से माफ़ी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती है। दासी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुमती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर दासी राजा नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं।
रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफ़ी मांग सके। कृपा आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। यह सारी बात दासी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा बने नाई, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करें। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नाई जरूर आएगा, इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोज को एक कपड़े से ढककर कच्छ के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नाई और मंत्रियों की आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा राजा नाई समस्त मंत्री गणों के साथ महल की ओर पधार रहा है। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली बात जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा का दान दे दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊँगा सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व महसूस कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रास लीला देख रहा है और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। राजा नाई, ठीक है रानी, बताइए देखना क्या चाहेंगे। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेशानुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने पटक दिया। रानी, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डालें, इसे जीवंत कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा बना नाई, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर शरीर पर गिर गया। वहां मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह हो क्या रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि आपने असली रूप में आ चुके थे, वो अपना असली शरीर ग्रहण कर चुके थे। राजा भोज, बेड़ियां लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ, इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग ना जाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़ियां लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहां मौजूद समस्त मंत्री गण को सुनाई और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफी मदद की और अच्छाई का साथ दिया।
राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोते मारना अभियान चलाया। पूरे तोते को मार डालो, कृपया आप ही इसकी सज़ा मुअक्कर करें। राजा भोज, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सज़ा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी में बाहर आएगा और इसके सिर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा, और कोई अंदर आएगा तो वह भी 5 जूते मारकर ही जाएगा। कि यानी कि जो भी महल के अंदर यानी कि राज्य के अंदर आएगा और जाएगा, इसे बकरे को 5 जूते मारना है, तभी जाना है, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए, इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता है। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादा सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज अपना राजपाट भी खुशी खुशी संभाल चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, अपने यार दोस्त परिवार को ज़रूर बताएं। उन्हें भी इस कहानी से उम्मीद करते हैं 15वीं विद्या में से 2-4 विद्या को ग्रहण करके अपने परिवार को या अपना जीवन सफल बनाया जा सकता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।